नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है डिग्री वाली बहू। आज मीरा जी के इकलौते बेटे सागर की शादी है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा सब डीजे के गानों में थिरक रहे हैं। घर में हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल है। मीरा जी का बेटा सागर की शादी सोनम से होने वाली है। सोनम अपने माता पिता की इकलौती लड़की है। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने में पैसा पानी की तरह बहाया और सोनम पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाती है और एक अच्छी सी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रही है। सोनम को अपनी नौकरी, शिक्षा, अच्छे पोजीशन का बड़ा घमंड है। वह नौकरी करती है तो इस चीज़ पर वह बहुत इतराती है। आज रात सोनम और सागर की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सोनम ससुराल आ जाती है, लेकिन घमंड उसमें कूट कूट कर भरा है। वह सोचती है केवल वही एक लड़की है जो दुनिया में जॉब करती है, इतने अच्छे पोजीशन पर। बाकी सब उसके आगे पानी भरते हैं। यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। कितनी बार मुंह पर सबका अपमान कर देती है। यह भी नहीं सोचती कि सामने वालों को बुरा लग रहा है या अच्छा। सोनम की शादी लखनऊ में हुई। उसके ससुराल में उसकी सास, उसका पति और उसकी बहन प्रिया है। ससुर जी जब सागर 15 साल का था तो हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शादी हो जाने के बाद सोनम ससुराल आ गई। सोनम और सागर की लव मैरिज हुई थी। आज नई दुल्हन का मुंह दिखाई का पहला रस्म है। मीरा अपनी बेटी प्रिया को कहती हैं, जाओ भाभी को बोलो कि सब मेहमान हॉल में उपस्थित हो गए हैं। अच्छे से भाभी तैयार होके आए। पर तभी देखती हैं सोनम तेज कदमों से बाहर आई और घर के सारे मेहमान उसका मुंह ताकते रह गए। अरे यह क्या, नई बहू लहंगे साड़ी जेवर जेवरात सब उतार कर जीन्स और टॉप पहन कर आई है। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मीरा जी ने कहा, बहू जाकर अच्छे से साड़ी पहन कर आओ। सारे मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में आए हैं। माँ जी, आपने मुझे क्या समझा है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार जाहिल नहीं जो साड़ी में लिपटी रहूं। वैसे भी इतनी गर्मी है, यह 5 मीटर की साड़ी मुझसे नहीं लपेटी जाएगी। और सुना है आप किसी छोटे से गांव की हैं, तभी आपकी सोच गांव जैसी है। हम पढ़े लिखे लोग जींस टॉप और शॉर्ट्स पहनते हैं। सोनम ससुराल में कदम रखते ही सास को ताना कसना शुरू कर देती है। सोनम अपने आगे अपनी सास को कुछ नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी नौकरी का धौंस दिखाती है। उसे बहुत घमंड है कि वह पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालात की लड़की है। मीरा जी मेहमानों के सामने बात बनाते हुए बोलती हैं, सच में गर्मी बहुत है, इसीलिए उसने कपड़े बदल लिए। चलो फिर ऐसे ही रस्म अदा कर लेते हैं। दूसरे दिन सोनम की पहली रसोई की रस्म होती है। सुबह सुबह प्रिया सोनम के कमरे में जाकर कहती है, भाभी माँ ने आपको किचन में बुलाया है, आपकी रसोई की पहली रस्म है। भाभी रस्म के बाद आप मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े चाय बना देना और मेरी सहेलियों के लिए भी। मुझे अपने भाभी के हाथों का खाना खाने का बहुत मन है। ननंद जी, जिसे चाय पकौड़े खाने हैं अपने हाथ पैर खुद ही चलाए और खाए। मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं, समझी? इसीलिए ऑर्डर किसी और को देना। यह मत सोचना भाभी आई है तो घर में रेस्टोरेंट खुल गया है, फरमाइश पर फरमाइश करती रहोगी। मैं किचन में जाकर फॉर्मेलिटी के तौर पर रस्म अदा कर देती हूँ। वैसे भी ननद रानी, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन, वह भी पता नहीं ठीक से पढ़ी हो या यूं ही झूठी डिग्री लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हारी तरह नकली डिग्री नहीं लिया है, जॉब करती हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई जॉब तो देने वाला नहीं।
गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हज़ार कमा लोगी। इतने पैसों से क्या कर लोगी? आखिर घर तो मेरे और सागर के पैसों से चलेंगे। बड़ी आई हैं खाने का ऑर्डर देने वाली। प्रिया को भाभी की सोनम की बातें तीर की तरह चुभती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर घर के माहौल को वह खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर सोनम रसोई की रस्म अदा करने के लिए किचन में पहुंची। बस उसने खीर को करछी से चलाकर चीनी और मेवे वगैरह ही डाला था। बाकी का सारा काम तो मीरा जी ने कर लिया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद वह मेहमानों को खीर पकड़ाने गई तो सारे रिश्तेदारों के सामने गला फाड़ फाड़ कर कहने लगी, माँ जी, मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ। कोई अंगूठा छाप नहीं कि चुपचाप किचन में पसीने बहाऊं। नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ आपके बेटे से ज़्यादा। इसीलिए आप यह मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं एक चम्मच भी इधर से उधर हिलाऊंगी। खाना बनाना तो दूर की बात है, सिर्फ खाना क्या कोई भी काम की आप मुझसे उम्मीद मत लगाना, नहीं तो मुंह की खाएंगी। अरे, मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं मुझसे ये सब कहने वाली? अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आती, बहू की क्या जरूरत थी? मीरा जी इशारे से बहू को चुप कराती हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कैसी बहू ब्याह कर इस घर में लाई है, हमारी तो नाक कट जाएगी, पूरे जात बिरादरी में बहुत बदनामी होगी। पर बहू है कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ तमाशा पर तमाशा किए जा रही है। उनके आँख का इशारा देखकर भी सोनम तो और तिलमिला जाती है। माँ जी, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं मॉडर्न सोच वाली लड़की हूँ, इसीलिए अपनी उंगलियों पर मुझे नचाने की कोशिश मत करना। यह सब सुनकर प्रिया अपने कमरे से आती है। भाभी, बस करो, आप नई दुल्हन हैं, आपको यह शोभा देता है क्या? सोनम प्रिया के बोलने से और भड़क जाती है। अरे, नई दुल्हन हूँ तो मेरे ऊपर जो अत्याचार होगा उसे सहन करती रहूं। कान खोल कर सुन लो, मुंह सिल कर मैं नहीं रह सकती। तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती रहे और मैं सुनती रहूं? अरे, क्या मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो यह सब बर्दाश्त करूं? चुपचाप सुनूं? पढ़ी लिखी लड़की हूँ। माँ जी, आपकी तरह अनपढ़ नहीं। और वहाँ बैठे सारे मेहमान सोनम का मुंह ताकते रह गए। यह नई बहू कैसी बातें कर रही है। मीरा जी ने कुछ बोला भी नहीं और यह तो सबके सामने उनको फटकारे जा रही है। मीरा जी के दिल को बहुत धक्का लगा। बहू की बातें बड़ी अजीब लगी। फिर भी मीरा जी बहू की बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो, बहू ने सबको इतने प्यार से खीर परोसा है, जरा सब लोग खा कर तो बताओ कैसा बना है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए खीर बनाया है। तो सभी अपना मुंह मीठा कर बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। बड़ी मामी ने बहू को चांदी की अंगूठी दी तो सोनम मुंह पिचकाते हुए बोली, मामी जी, हमारे यहाँ परिवार की बहुओं को सिर्फ गोल्ड और डायमंड पहनती हैं, चांदी की अंगूठी नहीं। बुआ जी ने 1,000 नोट दिए। वह तो कहने लगी, आपने तो 1,000 रुपये में ही पल्ला झाड़ लिए। हमारे यहाँ नौकरों को भी 1,000 रुपये नहीं दिया जाता। पर कोई बात नहीं बुआ जी, मेरे पापा ने आप सबके लिए लिफाफे दिए हैं, मैं अभी लाती हूँ। यह लीजिए बुआ जी, पूरे 10,000 रुपये। मामी जी, आपके लिए भी। ताई जी, आपके लिए भी। आखिर हमारा बहुत रुतबा जो है, कोई छोटे मोटे जॉब तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, सब बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। यह लीजिए मामी जी। मीरा जी कहती हैं, बहू, तुम सिर्फ शगुन के लिफाफे ही पकड़ा रही हो, पैर छू कर मामी बुआ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लो। पैर छूने की बात सुनकर सोनम सभी के सामने मीरा जी पर भड़कते हुए कहती है, आपने मुझे कोई ऐरा गैरा समझा है कि मैं इतने लोगों के पैर छूऊं, वह भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी।
वैसे भी शादी के थकान से पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मैं पुराने जमाने वाली सीधी बहू नहीं हूँ जो गऊ की तरह आपकी सब बात मान लूँ। ना ही आपकी तरह अनपढ़ हूँ। माँ जी, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मेरे पैकेज तो आपको पता ही होगा। इसीलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके रिश्तेदारों के पाँव दबाऊंगी या पैर छूऊंगी। मुझसे यह सब नहीं होगा। बार बार सोनम अपनी सास का मेहमानों के सामने अपमान कर देती है और वहाँ बैठे सारे रिश्तेदार एक दूसरे को तिरछी नज़र से देख रहे हैं और कानाफूसी करने लगे। बड़ी तेज तर्रार है बहू, पता नहीं आगे क्या दिन दिखाएगी। अभी यह हाल है बेचारी मीरा, उसकी तो किस्मत ही खराब है जो इसे ऐसी झल्ली बहू मिली। यह तो शादी की रस्मों का ही बैंड बजा रही है, सब उल्टा पुल्टा कर रही है। जब देखो तब भरी महफिल में अपनी सास का अपमान कर रही है। कोई बात सुनती ही नहीं है। न जाने क्या हो गया है आजकल की बहू बेटियों का। एक हमारे दिन थे, मुंह से एक जबान भी नहीं निकलता था और आजकल के बहुएं घर में कदम रखते ही तूफान मचा देती हैं। हम लोग अपने जवानी में सुबह सुबह 5 बजे भोर में ही उठ जाते थे और दिन भर एक पैर से खड़े होकर काम करते थे, वह भी हंसते हुए। और आजकल की बेटियां नौकरी क्या करती हैं, उन्हें बहुत घमंड हो जाता है। अब तो भगवान ही भला करे मीरा का। सोनम फिर से गुस्से में बोली, माँ जी, आप पुरानी जमाने की हैं तो दकियानुसी विचारों को मानेंगी। बड़ी मामी जी बीच में उठकर कहती हैं, बहू, पढ़ाई लिखाई तो हमने भी किया है, लेकिन ससुराल की रीति रिवाज रस्मों को मानते हैं, तो आज के ज़माने के बच्चे रस्मों को क्यों नहीं मानते। बहू सोनम तो अपनी मामी सास से भी जबान लड़ाने लगी। मामी जी, आप तो बाहर की हैं, इसीलिए आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है। इस पर मीरा जी कहती हैं, बहू, बड़ों से तमीज़ से बातें करो, कुछ तो शर्म लिहाज है कि नहीं। अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब आप मुझे तमीज़ सिखाएंगी। मेरे भी इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि अनपढ़ गवार भी लेक्चर देने लगे हैं। इतना कहकर सोनम अपने कमरे में चली गई। मीरा जी बहू के रूखे व्यवहार से बहुत दुखी थी। उन्होंने रात को सारी बातें अपने बेटे सागर को बताया। बेटा बोला, माँ, जब वह रस्म नहीं करना चाहती तो ना ही सही, इतना जोर जबरदस्ती करने से क्या फ़ायदा। अभी वह इस घर में नहीं है, कुछ तो समय दो एडजस्ट होने में। फिर भी मैं उसको समझाऊंगा कि इस घर की बहू है, थोड़े रस्म रिवाज निभाने पड़ेंगे। रात को सागर कमरे में जाता है और कहता है, सोनम, तुमने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया। अरे, अब तुम भी शुरू हो गए। मैं 50 लेडीज का पैर ही छूती रहूंगी क्या। तुम्हारी माँ ने मोहल्ले भर को जमा कर रखा है। सोनम, एक ही रस्म है, कर लो, उसके बाद कोई रस्म नहीं करना होगा। और हाँ, माँ को बार बार अनपढ़ मत बोलना, वह भी पढ़ी। सोनम ने सागर की पूरी बात भी नहीं सुनी, सबका आशीर्वाद लेने के लिए बाहर हॉल में चली गई। समय बीतता गया। घर में बहू है, लेकिन फिर भी मीरा जी किचन में ही घुसी रहती हैं। अब तो एक व्यक्ति का खाना और टिफिन भी बढ़ गया है, लेकिन बहू ने अपना शर्म बेच खाया है। कोई भी काम को हाथ लगाने से साफ साफ मुकुर जाती है। सोनम से जब भी वह हाथ बटाने को कहती हैं तो कहती है, आपकी तरह मैं घर पर खाट तो नहीं तोड़ती, इसीलिए आप चूल्हा चौका करिए, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करिएगा कि बहू एक भी गरम रोटी सेक कर आपको खिलाएगी। शादी के 4 महीने बाद एक दिन सोनम अपने ऑफिस से मीरा जी को फ़ोन करती है, माँ जी, मैं अपनी फाइल घर पर ही भूल गई हूँ। प्रिया से बोलो कि फाइल मेरे ऑफिस में पहुंचा दे। बहुत ज़रूरी मीटिंग है जो 1 घंटे में शुरू होने वाली है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह फाइल मेरे कमरे में बेड के ऊपर रखा होगा। मीरा जी उसके कमरे में जाती हैं, फाइलों को ढूंढती हैं। उन्हें समझ नहीं आता
कि बहू को कौन सा फ़ाइल चाहिए, क्योंकि वहाँ ढेर सारी फ़ाइलें रखी थी। वह वीडियो कॉल करती हैं, "बहू, तुम्हें कौन सा फ़ाइल बोला है भेजने के लिए?" "ओहो माँ जी, मैं भी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं यह कैसे भूल गई, आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। अरे फ़ाइलों में सारा अंग्रेजी में लिखा रहता है, आप ठहरी अनपढ़ गँवार, तो बड़ी मुश्किल से हिंदी पढ़ पाती होंगी, अंग्रेजी पढ़ना आपके बस की बात नहीं, रहने दो, मैं खुद ही फ़ाइल लेने आती हूँ।" बहू की बातें मीरा जी के दिल को अंदर तक झकझोर देती है। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपने बहू से बोल दे कि वह अनपढ़ गँवार नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन तब तक बहू फ़ोन काट देती है। आज फिर से मीरा जी अपनी बहू को पूरी सच्चाई बताते-बताते रुक गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सोनम अपनी मनमानी करती और सबको सहना पड़ता। एक दिन उसके मामा के लड़के पवन का फ़ोन आया कि वह विदेश से इंडिया आया हुआ है, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसीलिए अब मिलना चाहता है। यह खबर सुनते ही सोनम खुश हो गई, क्योंकि वह भी अपने ममेरे भाई से मिलना चाहती थी। दोनों का बचपन साथ में बीता था। पवन भी बहुत पढ़ा लिखा था, विदेश में रहता है, उसकी अपनी खुद की कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हाई फाई सोसाइटी में उसका उठना बैठना है। ठीक है पवन भाई, हम आपसे मिलने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं, प्रिया ने फ़ोन पर कहा। शाम को 5 बजे मिलते हैं, वैसे भी आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है। सागर ऑफिस गए हैं, उनके ऑफिस से आते ही मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। यह खबर सुनकर मीरा जी सोनम से कहती हैं, बहू उसे घर पर ही बुला लो, क्यों बाहर मिल रही हो, मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है कि मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाने में शर्म आती है। मेरी हिम्मती मारी गई थी, जो सागर के प्यार के चक्कर में मैंने यहाँ पर शादी कर ली। यह कहकर वह अपने ममेरे भाई से मिलने के लिए तैयार होने कमरे में चली गई और थोड़ी देर में घर से बाहर निकल गई। लेकिन उसका भाई पवन 2 घंटा पहले ही उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया था। लेकिन सोनम भी उससे मिलने के लिए बहुत जल्दी ही समय से पहले निकल गई, क्योंकि उसे रास्ते में अपने भाई के लिए बुके जो खरीदना था। घर पहुंचकर पवन ने दरवाजे की डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर प्रिया दरवाज़ा खोलने आई थी। जी आप कौन? प्रिया की मासूमियत भरे चेहरे को पवन देखता ही रह गया। प्रिया ने दोबारा पूछा, जी आप कौन हैं? उसके तेज आवाज़ से पवन हक्का बक्का रह गया। जी मैं सोनम का ममेरा भाई पवन हूँ, दुबई में रहता हूँ, कुछ ज़रूरी काम से इंडिया आया था तो सोचा सोनम से मिल लेता हूँ। और आप? मैं सोनम भाभी की ननंद हूँ। जी अंदर आइए। सोनम कहाँ है? उसने मुझे बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलने को बोला था, शाम को 5 बजे, लेकिन मैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए 3 बजे ही आ गया। जी भाभी अभी बाहर गई हैं, मैं उन्हें अभी कॉल कर देती हूँ, वो वापस आ जाएंगी। कौन है बिटिया, तू किससे बात कर रही है? किचन से मीरा जी बाहर आते हुए पूछा। तो प्रिया बोली, माँ यह भाई के भाई हैं। अच्छा पवन बेटा। पवन मीरा जी को आश्चर्य से देखता ही रह गया। बेटा तू आ गया, थोड़ी देर बैठो, तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। पवन मीरा जी को देखकर खुशी से पागल हो गया। मैम, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और आप मुझे मिली यहाँ, यह आपका घर है। पवन मीरा जी के पैर छूने लगा। मैम, यह आपका घर है, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुझे पहचाना नहीं, मीरा जी ने कहा। तुम कौन हो? मेरा नाम पवन कुमार है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेक्चरर रह चुकी हैं। हाँ, मैं वहाँ की प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मैं आपका स्टूडेंट पवन हूँ। मीरा जी ने अपने दिमाग पर जोर देने लगी तो उन्हें यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। आपको याद है, उस समय मेरे पास कॉलेज के फीस भरने के पैसे नहीं थे। मेरे चाचा ने तो
बिजनेस में घोटाला करके सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए थे और मेरे पिताजी सड़कों पर आ गए। हमारे दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। अगर आप सही समय पर मेरी मदद ना करती, मुझे महंगे महंगे किताबों के लिए पैसे ना देती, फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस न दिए होते, तो आज मैं सड़कों पर मारा मारा दर दर भटकता फिरता। मैं पढ़ने में बहुत होशियार स्टूडेंट था। अगर आपने सही समय पर मेरी फीस नहीं भरी होती, तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाता और फाइनल की परीक्षा में बैठने न दिया जाता। जो कुछ भी हूँ मैम, आपकी बदौलत ही, आपकी शिक्षा की वजह से ही मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक न बना होता अगर आपने मेरा साथ न दिया होता। जब मेरी पहली जॉब लगी, तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मिठाई लेकर कॉलेज पहुंचा, तो पता चला आपने उसी साल कॉलेज छोड़ दिया है। कॉलेज के मैनेजर से आपके घर का पता लेकर उस एड्रेस पर पहुंचा, तो मकान मालिक ने बताया कि आपने दिल्ली शहर ही छोड़ दिया है और वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि आप कहाँ रहती हैं। उसी समय सोनम वापस घर आ चुकी थी और दरवाजे पर खड़े उनकी बहू सोनम ने सब बातें सुन ली थी। वह देख रही थी उसका ममेरा भाई उनकी सास के कदमों पर बैठा हुआ उनके चरण स्पर्श कर रहा है, उनके हाथ पैर जोड़ रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, उन्हें मैडम जी बोल रहा है। मतलब मेरी सास दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। ये बातें मुझे पता भी नहीं है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। सोनम कहती है, यह क्या कह रहे हो पवन? तुम तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ उठते बैठते हो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह कोई मैथ्स की प्रोफेसर नहीं है। यह तो चूल्हा चौका करती हैं। घर गृहस्थी के काम करना ही इन्हें आता है। यह तो अनपढ़ है। नहीं नहीं सोनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सास प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनके कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने मैम को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर कहीं नहीं पता चला। आज अगर तुम्हें सरप्राइज देने यहाँ नहीं आता, तो मैं तो मैम से कभी भी मिल ही नहीं पाता। आज तेरा भाई जो कुछ भी है, इन्हीं की बदौलत है। यह सब सुनकर सोनम के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब सोनम यह जानना चाहती थी, क्या सच में उसकी सासू माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुकी हैं? वह उनके कमरे में गई, अलमारी खोलकर उनकी डिग्रियां तलाशने लगी। अलमारी खोलते ही उसकी आंखें चौधिया गई। उनकी डिग्रियां ओहदा देखकर उसकी तो बोलती बंद हो गई। बहुत सारे शील्ड, सर्टिफिकेट वगैरह पुरस्कार जो उन्होंने अपने समय में प्राप्त किए थे, सब अच्छे से संभाल कर रखे थे। वह अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ जी, अगर आप पढ़ी लिखी थी, तो इतने दिनों से आपने कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों चुपचाप सब सहती रहीं? बेटा, मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, पर तू तो सुनती ही नहीं थी। मैं ही मीरा वर्मा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हूँ। कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हूँ। अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनम तो सदमे से बेहोश हो गई। वह पिछले 4 महीनों से उन्हें अनपढ़ गवार समझ रही थी। वह अपने समय पर प्रोफेसर रह चुकी हैं। पर माँ जी, जब आप प्रोफेसर थी, तो आपने कॉलेज से रिजाइन क्यों कर दिया और घर गृहस्थी क्यों करने लगी? चूल्हा चौका में समय क्यों बर्बाद कर दिया? पहले मैं, सागर, प्रिया और उनके पिताजी सब साथ साथ दिल्ली में ही रहते थे। उनके पिताजी दिल्ली के बिजली विभाग में जॉब करते थे, पर एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरे घर का भार मेरे कंधों पर आ गया। मैं तो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे प्रोफेसर के पद पर नौकरी मिल गई। पति की मृत्यु के बाद मैंने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी मैंने उन सब का डट कर मुकाबला किया। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वह समाज में सर ऊंचा उठाकर चल सके। सुबह उठकर उनके लिए टिफिन बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर वापस आकर काम में जुट जाती थी। ऐसे ही दिन हमारे कट रहे थे और धीरे धीरे सागर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था।
फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है। तब तो मुझे नौकरी बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे ससुर जी लखनऊ में रहा करते थे। जब तक मेरे जेठ जेठानी उनके साथ थे, तब तक उनकी देखभाल वही करते थे, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन सड़क हादसे में मेरी जेठ जेठानी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ससुर जी अकेले हो गए और धीरे धीरे बीमार रहने लगे, और वह लखनऊ शहर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। उनकी तबीयत का ध्यान रखना सब मेरे कंधों पर आ गया था। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि मेरे पति की पेंशन तो आती थी। मेरे ससुर को लकवा मार गया था, वह एक ही जगह के हो गए थे। पहले तो मैं अच्छे से सारे काम धाम बच्चों को संभालते हुए करती थी और ड्यूटी से आने के बाद भी काम करती थी। लेकिन जब से ससुर जी बीमार हो गए, तो मुझे काम करने में बहुत परेशानी होने लगी। इसीलिए मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और घर पर ही रहकर थोड़े बहुत ट्यूशन दिया करती थी, ताकि उनकी सेवा में अच्छे से कर सकूं और साथ ही बच्चों पर भी ध्यान दे सकूं। मेरे ससुर को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वह मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद उनकी बीमारी से उनकी तबीयत और खराब होती गई और वह दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब तक सागर की एमबीए की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। फिर एक दिन उसने कहा, माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देख रखी है, उसे बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बेटे की पसंद को मतलब सोनम को अपनी स्वीकृति दे दी और मेरी बेटी प्रिया भी ग्रेजुएशन करके पीएचडी की तैयारी कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी, तो उस समय दो चार स्टूडेंट मीरा जी से मिलने उनके घर आ गए और उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, बुके, साड़ी उनको गिफ्ट में दिया और सब मिलकर मीरा जी को हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, क्योंकि आज 5 सितंबर था, टीचर्स डे था और मीरा जी एक बेहतरीन टीचर थी, तो उन्हें स्टूडेंट बहुत सम्मान और प्यार करते थे, उन्हें बहुत इज्जत देते थे। एक स्टूडेंट बोला, मैम, मैंने आपकी वजह से ही गोल्ड मेडल पाया था, यह देखिए मेरी गोल्ड मेडल। उनके साथ उनके सारे स्टूडेंट फ़ोटोज़ लेते हैं। यह सब देखकर तो सोनम का सर चकरा गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस सास की वह इज्जत नहीं करती थी, उन्हें हमेशा अनपढ़ बोलती थी, आज वही सास को सब इतना मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं। उसी समय सागर भी घर आ गया। पवन ने कहा, मीरा मैम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ दिया है, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे प्रिया बहुत पसंद है, मुझे आपकी परछाई ही चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपनी बेटी में अपने संस्कार ही दिए होंगे। मीरा जी का ना बोलने का सवाल ही नहीं था, उन्होंने फट से हाँ बोल दिया। यह सब सुनकर सोनम की खोपड़ी घूम गई। उसकी ननद को इतना ऊंचा घर बार जो मिल रहा था। सोनम की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगती है। मीरा जी उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, बहू, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह नौकरी करे या ना करे, सबके अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है। सोनम ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी सासू माँ को अपनी नौकरी, डिग्री का घमंड नहीं दिखाएगी और घर के कामों में उनकी मदद करेगी। मीरा जी अपनी बहू की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, बहू, जो तुमने गलती की वह तुम्हारी नादानी थी, अब तुम इसे भूल जाओ और आज के बाद कभी भी किसी को कम नहीं आंकना। जाओ मेरे सब स्टूडेंट का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि तुम्हारी ननद की शादी पक्की हो गई है। चाय और पकोड़े भी बना कर लाओ, यही तुम्हारी गलती की सज़ा है। सोनम हंसते हुए किचन में जाती है और सबके लिए गरम गरम चाय और पकौड़ी बनाकर लाती है। दोस्तों, नौकरी करने का यह मतलब नहीं होता कि हम दूसरों को हमेशा नीचे दिखाएं और घर के कामों में
हाथ न बटाएं, घर के कामों से पल्ला ही झाड़ ले। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे वह नौकरी करे या ना करे। आई होप आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।